संकुल निर्माण। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, संकुल निर्माण। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है संकुल निर्माण, ये देखिए लिखेंगे थोड़ा सा पहले कि डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण करने की, संकुल निर्माण या संकुल आयन निर्माण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे अब भी जस्ट मैं आपको बताया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसी प्रकार सोडियम निकेलेट बनाता है इस प्रकार से CN6, इस प्रकार। तो ऐसे कई जो है आप देखेंगे उपसंयोजी जब यौगिक पढ़ेंगे हम लोग, तो ढेर सारा संकुल जो है इन डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा बनाया जाता है, लगभग सभी। ठीक है, तो इस कारण क्या है, सुनिए कारण क्या है, कारण क्या है सुनिए। पहला कि डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत नहीं लेकिन छोटा होता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये लिगेंड मतलब दाता, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले को लिगेंड कहते हैं। तो दाता लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब आसानी से क्या करता है, इसके पास क्या होता है, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। सबको पता है रिक्त डी कक्षक काफी खाली रहता है। जिसकी आयरन है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 26 होता है तो 30 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। निकिल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको ये लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों में का परमाणु आकार अत्यंत छोटा होता है एवं प्रभावकारी नाभिकीय आवेश अति उच्च होता है। साथ ही इनके डी कक्षक रिक्त होते हैं, जिसके कारण ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को आसानी से आकर्षित करता है। ठीक है, दूसरा ये लिखेंगे डियर स्टूडेंट कि डी ब्लॉक के तत्वों का उपांत्य को रिक्त रहता है, जिसके कारण ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इस कारण ये जो है संकुल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यौगिक, अंतरकाशीय यौगिक। ये क्या होता है ये सुनो। इसको मैं पहले ही आपको अध्याय 1 क्रिस्टलीय पढ़े थे हम लोग, ठोस पढ़े थे, ठोस प्रवस्था वहां पढ़ा चुका हूं। तो क्या होता है अंतरकाशीय यौगिक, ये सुनिए। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतरकाशीय यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आयरन में कार्बन अर्थात स्टील एक क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का, अंतरकाशीय यौगिक का। इसी प्रकार टंगस्टन भी एग्जाम्पल है। जैसे कि ये देखिए होता क्या है एक्चुअल में, उसके बाद मैं बताता हूं आपको अच्छे से। कारण देखिए, कारण सुनिए। डी ब्लॉक के तत्वों में के क्रिस्टल में, ये डी ब्लॉक के कोई तत्व है जिसके परमाणु कुछ इस प्रकार क्रिस्टल में इस प्रकार स्थित है। ये जो बबल्स दिख रहे हैं गोल गोल, ये क्या है, हमारे परमाणु है। किस चीज के परमाणु है, डी ब्लॉक के तत्व के परमाणु है। अब इन परमाणुओं में डियर स्टूडेंट होता क्या है, रिक्तियां रहती है। ये रिक्तियां देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ये रिक्तियां हैं। तो इन रिक्तियों को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतरकाशीय रिक्ति, वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक आका और आप नाम ले दीजिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे परमाणु क्या करते हैं, इस अंतरकाशीय रिक्ति में आकर के जकड़ जाते हैं, मतलब सेट हो जाते हैं। तो इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतरकाशीय यौगिक। ठीक है, तो लिखिएगा कारण में अंतरकाशीय यौगिक में कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो परमाणु क्रिस्टल होता है उसमें अंतरकाशीय रिक्तियां होती है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे सूक्ष्म परमाणु आकार वाले तत्व आकर जकड़ जाते हैं, जिससे प्राप्त यौगिक को हम लोग अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। इससे क्या इफेक्ट होता है ये सुनिएगा। इससे इफेक्ट या प्रभाव देखिए, प्रभाव क्या होता है, प्रभाव ये होता है जैसे कि आप सबको पता है, मैं पढ़ाया हूँ इसको अध्याय 6 में। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में कार्बन में हम लोग आयरन में हम लोग कार्बन मिला करके ढलवा लोहा पिटवा लोहा याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ढलवा लोहा जो है लोहा का अशुद्धतम रूप है, पिटवा लोहा जो है स्टील शुद्ध रूप है। तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है।
ठीक है जी। तो कार्बन मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो ये इसी फिनोमिना में काम करता है। प्रभाव क्या होता है, देखिए यौगिक की कठोरता बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, उसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाता है, उच्च हो जाता है, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। तीसरा ये लिख सकते हैं, उपयोगी यौगिक के निर्माण में, तो इस प्रकार इनका जो है इफेक्ट होता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय गुण एक ऐसा गुण है जिसे मैं कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री और आज तक के क्लास में कम से कम 5 से 6 बार पढ़ाया हूं मैं, नंबर ऑफ 5.6 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अध्याय 1 जाइए, ठोस प्रवस्था, बेहतरीन तरीके से पूरा एक क्लास है उसमें, ठीक है। चुंबकत्व गुण में सेम चीज वही यहाँ पे भी लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल की जगह में क्या करना, वह एस ब्लॉक का भी मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ठीक है। पी ब्लॉक का भी एग्जाम्पल दे दिया हूँ, उसके जगह में आपको डी ब्लॉक का एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी चीज को मैं आपको फिजिक्स में चुंबकत्व जहाँ प्रारंभ हुआ है वहाँ भी पढ़ाया हूँ। इसी चीज को हम लोग कम से कम 4-5 जगह पढ़े हैं यार, फिर भी देखते हैं चलो थोड़ा सा स्पीड में। तो चुंबकत्व का गुण किस कारण होता है, किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। रीजन क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक का चक्कर लगाता है, किसी चीज का, नाभिक का, और नाभिक के चक्कर लगाने के साथ साथ डियर स्टूडेंट वो स्वयं का भी चक्कर लगाता है। तो इसको बोलते हैं कक्षीय चक्रण, और इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको जी, इसको बोलते हैं कक्षीय चक्रण, कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल वे में सुनिए, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। और देखिए कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ये बोर मैग्नेटॉन, जहाँ इन क्या है, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है अनुचुंबकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय गुण क्या है डियर स्टूडेंट, ये देखो, तो ऐसे तत्व जिसमें या ऐसे यौगिक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कोई भी तत्व वो है, सपोज एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं आयरन, ठीक है, आयरन ले लेते हैं। अब आयरन तो इसका जो है एक टुकड़ा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, अस्त व्यस्त। लेकिन होता क्या है, जब इसको किसी चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब चुंबक NS चुंबक के क्षेत्र में लाते हैं, तो इसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ये व्यवस्थित हो जाता है इस प्रकार से, और जिसके कारण क्या होता है, एक विशेष दिशा में, चाहे ये इस प्रकार हो सकता है, ठीक है जी, इस प्रकार हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक चुंबकत्व का गुण आ जाता है, NS, इस प्रकार चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और ये क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक या पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होता है, तथा जिनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण कैसे होगा, अब भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की एक भी आ गया, तो एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, तो 2 1 3 हो गया, तो 3 बोर में √3 बोर मैग्नेटॉन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 0.731 समथिंग लाइक दिस, होगा कि नहीं होगा। तो उनका कुछ ना कुछ मान आएगा, तो इस कारण उनका जो है चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बार बार यही चीज़ रिपीट होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आयरन है, कॉपर है,
कॉपर नहीं है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है? चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार आता है डाईमैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? ज़्यादा लंबा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर का। ठीक है, तो छोटा सा लिखना है आपको। प्रतिचुंबकीय तो ऐसे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तथा जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, एवं इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कॉपर एंड जिंक। लाइक देन जिंक को देखेंगे तो जिंक में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन 18 4s2 3d10 होता है कि नहीं? 18 2 20 30 हो गया। तो भाई अभी इसमें देखो, बताओ मुझे, इसमें तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरा युग्मित है, इस प्रकार पेयर्ड है। तो पेयर्ड है जब इलेक्ट्रॉन, तो आप बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 0 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इनका जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट और आता है हमारा लौह चुंबकीय। क्या होता है? लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तथा जिनका चुंबकीय आघूर्ण भी बहुत अधिक होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं एवं कुछ समय तक रखने पर उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अर्थात उसके पास यदि कोई लोहा लाओगे, लोहा जिसकी एकदम, इसका कॉमन उदाहरण ले रहा हूँ मैं, लोहा। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कौन है। एक लोहा लेना, किल ले लेना, खिला को क्या करना? एक अच्छे चुंबक के पास में ले जाना, तो क्या होगा? शीघ्रता से आकर्षित होगा, पहला चीज। दूसरा, कुछ समय रख देना उसको, या उसको थोड़ा रगड़ना। स्टील ले लेना, स्टील अच्छा काम करेगा, रगड़ना थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना मेरे भाई? उसके पास ना एक छोटा सा पिन ले आना, आल पिन। आप देखना ऐसे लटका के वो लटक जाएगा, मतलब इसमें भी चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उन्हें बोलते हैं हम लोग लौह चुंबकीय यौगिक या पदार्थ, जैसे कि है आपका ये निकिल, कोबाल्ट, यही एग्जाम्पल देना है। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसी प्रकार हमारा जो होता है प्रतिलौह चुंबकीय, इसका डोमेन का संरेखण कुछ इस प्रकार रहता है, मतलब इसमें जो डोमेन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, और एक्चुअल में ये जो है अनुचुंबकीय से भी अच्छे पदार्थ होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो एक बिंदु ऐसी आती है कि अनुचुंबकीय की भांति कार्य करने लगता है। मतलब गर्म करने पर उसकी चुंबकत्व छिड़ता होता है, मतलब खत्म होता है, लेकिन खत्म होते होते एक बिंदु ऐसी आती है, देखो कम हो रहा है ना। मतलब अगर सपोज करो, एक काम करो, हम ये ले लेते हैं और ये लेते हैं, तो ये क्या होगा पता है? ये क्या होगा? ये होगा लौह चुंबकीय, अगर चुंबकत्व की बात करें तो, और ये होगा अनुचुंबकीय। मतलब ये ज़्यादा अच्छा है चुंबकत्व के मामले में, इसमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो एक बिंदु ऐसी आती है कि ये किसके बराबर हो जाता है? अनुचुंबकत्व के बराबर, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरी बिंदु, क्यूरी ताप, उसी ताप को बोलते हैं क्यूरी ताप। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है लौह चुंबकीय। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट प्रतिलौह चुंबकीय। तो प्रतिलौह चुंबकीय कौन है? तो प्रतिलौह चुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, किंतु इनके डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, संरेखित होते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, मतलब चुंबकीय आघूर्ण इसमें क्या हो जाता है? एक दूसरे के कारण कैंसल हो जाता है, इस कारण इसका कोई विशेष चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता। इसी में आता है डियर स्टूडेंट हमारा लौह चुंबकीय गुण। तो अनुलौह चुंबकीय गुण या लघु लौह चुंबकीय गुण कहते हैं इसको, लघु लौह चुंबकीय गुण। तो लघु लौह चुंबकीय गुण कौन होगा? इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, किंतु इनका जो है चुंबकीय संरेखण कुछ इस प्रकार होता है। कैसे? 2 ठो ऊपर तो एक नीचे, फिर 2 ऊपर तो एक नीचे, फिर 2 ऊपर तो एक नीचे। मतलब इनका जो है चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय से, लौह चुंबकीय से कम, लेकिन लौह चुंबकीय से अधिक होता है। इसमें सब एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, देखो, और इसमें सबके सब अयुग्मित है और सबके सब एक ही दिशा में है, इस कारण इसका चुंबकत्व गुण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचा।
मतलब इसमें लौह चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा प्रतिलौह चुंबकीय का हो जाता है मैग्नीज ऑक्साइड, और लघु लौह चुंबकीय का हो जाता है हेमेटाइट। कुछ इस प्रकार आप इतना कम से कम याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? एक चीज़ और बच गया आज के क्लास के लिए, वो है मिश्र धातु, मोस्ट एमपी। ठीक है, चलिए मिश्र धातु ऑले मेटल क्या होता है भैया? आता है प्रश्न यार, बहुत आता है यहाँ से। ठीक है, सुन लेना थोड़ा सा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के डी ब्लॉक के तत्व दो प्रकार के मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। पहला होता है अंतरकाशीय, जिसको अभी हमने देखा है अंतरकाशीय मिश्र धातु। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे डी ब्लॉक के तत्व के परमाणुओं के मध्य छोटे आकार वाले परमाणु उसके अंतरकाशी में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमको मिश्र धातु प्राप्त होता है। ठीक है, जिसकी यहाँ आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरान आदि यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमको मिश्र धातु प्राप्त होता है उसके हम बोलते हैं अंतरकाशीय मिश्र धातु। लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रकार से। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट हमारा विलयन, ठोस विलयन मिश्र धातु, ठोस विलयन मिश्र धातु। आप इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल है स्टील। ठीक है, ठोस मिश्र धातु, विलयन मिश्र धातु। तो ये क्या होता है, इसमें डी ब्लॉक के तत्व एवं उसके साथ जो मिलाने वाला अन्य तत्व है उन दोनों को, ठीक है, पिघलाकर समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है। तत्पश्चात ठोस अवस्था में उन तत्वों का समांगी मिश्र धातु प्राप्त होता है। ठीक है, पिघला देंगे पहले अच्छे से, पिघलाने के बाद फिर मिला देते हैं। मिलाने पर आपको वो ठोस हो जाता है, तो हमको एक मिश्र धातु प्राप्त होता है। ठीक है, इसी का जो एग्जाम्पल है वो है पीतल और कांसा। क्या है? पीतल, कांसा, ये सब इनकी एग्जाम्पल्स हैं। किसका? ठोस विलयन मिश्र धातु का। अब एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला है पीतल। पीतल का आपको थोड़ा सा इसका क्या देना है वो भी बताना, संघटन बताना है। पीतल में होता है कॉपर, जिसकी मात्रा होती है 60 से 80%। ठीक है, 60 से 80%। और हमारा जो जिंक होता है उसका हो जाता है डियर स्टूडेंट 40 to 20%। इसी प्रकार पीतल का जो है, पीतल का संघटन होता है कॉपर, जिसमें रहता है 75 से 90%। और इसमें पाया जाता है टिन, और टिन में रहता है आपका 25 से 10%। ठीक है, जर्मन सिल्वर है एक बेहतरीन जो है क्या है मिश्र धातु। तो इसमें कॉपर पाया जाता है 56% के आसपास। ठीक है, और हमारा जिंक पाया जाता है और निकिल पाया जाता है। ठीक है, जिंक और निकिल। तो जिंक जो है पाया जाता है 24%, 6 4 10 2 80 30%। तो इस प्रकार ये जर्मन सिल्वर है। अब इसका उपयोग क्या है, तो ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या बोलते हैं, उपयोगिता क्या है कि मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। अच्छा, कारण तो बताया नहीं हूँ यार, कारण सुनो क्या है, उसके बाद यह उपयोग देख लीजिए, फिर कारण बता देते हैं। तो उपयोग इसलिए है डियर स्टूडेंट कि इस प्रकार मिश्र धातु बनाने से उस मिश्र धातु की कठोरता बढ़ जाती है, एक। दूसरा, उसका गलनांक उच्च हो जाता है। ठीक, दो एग्जाम्पल्स हैं। रीज़न क्या है कि ऐसा मिश्र धातु बनाने का रीज़न ये है, कारण क्या है कि मिश्र धातु निर्माण से डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि इनका परमाणु आकार लगभग समान होता है, जिसकी कॉपर और जिंक है। ठीक है, कॉपर और टिन है। तो अभी मैं आपको आज के फर्स्ट क्लास में, ये कल के फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाया था कि इनका जो है परमाणु आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण आसानी से ये जो है क्रिस्टल में आसानी से जो है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अंतरकाशीय मिश्र धातु का निर्माण करते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों
के बीच में जो अंतरकाशीय रिक्ति होता है उसमें आसानी से आकर के छोटे परमाणु आकार वाले तत्व आसानी से आकर के जकड़ जाते हैं। इस प्रकार वो जो है क्या बनाते हैं, अंतरकाशीय मिश्र धातु बनाते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका आपको बता दूं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और इनका ऑक्सीकरण जो है प्रवृत्ति पूछा जाता है मोस्ट टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।